नमस्कार। तो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं बाय वर्सेस रेंट की, कि भाई फ्लैट ख़रीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए। और ये इस पे बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, और सब कोई कुछ कुछ बताते रहते हैं। तो इसमें कुछ बाइसेस हैं, कुछ फॉलिसीज़ हैं, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, सारी बातें करेंगे कि भाई क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं इसके। और फिर हम लोग ये कॉल कॉल आप लोग ले सकते हो इसके बाद, है ना। तो जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ, राइट, जैसे एक 01/0 है, उनके सीईओ कुछ कुछ डालते रहते हैं, अंकुर वारिकू और बहुत सारे लोग। तो मिला जुला के सबका एक पैटर्न रहता है कि भाई फ्लैट तुम्हें रेंट करना चाहिए, तुम्हें ख़रीदना नहीं चाहिए फ्लैट। और उसका वो कैलकुलेशन भी दिखाते हैं, राइट। अब उसमें कुछ कुछ गड़बड़ करते हैं, ठीक है। और अब देखता हूँ मैं सब कोई कुछ पॉइंट्स इसमें मिस कर देते हैं। तो हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं कि वो लोग वीडियोस कैसा, उनका वीडियोस कैसा चलता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 01/0 का एक वीडियो था, उन्होंने क्या किया कि एक फ़्लैट लिया और कहा कि भाई इतना रेंट है, कुछ कुछ एक्स रेंट है, कुछ वाई ईएमआई है, और ऑब्वियसली आपका जो रेंट जो है वो ईएमआई से कम है, ठीक है। उन्होंने 20 साल का लोन लिया पड़ा है, 20 साल का लोन है हमारा, रेंट है, ईएमआई है। अब वो क्या कर रहे हैं, हर साल उन्होंने रेंट में कुछ बढ़ाया, ठीक है। और जो रेंट और ईएमआई का जो डिफरेंस है, ईएमआई माइनस रेंट है, वो कह रहे हैं कि मैं म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स कहीं पर डाल रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है कि 20 साल तक वो रेंट एक परसेंटेज से, मान लीजिए 8%, 7-10%, कुछ भी 1% से बढ़ा रहे हैं। एक पॉइंट पर आपका डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा, विच मीन्स कि आपका रेंट ज़्यादा हो चुका है ईएमआई से, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, रेंट रेंट ईएमआई माइनस रेंट म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे थे, ठीक है। और हर साल रेंट आपका बढ़ता जा रहा है, ईएमआई तो आपका कांस्टेंट ही है, तो आपको म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी है वो घटता जाएगा, राइट। एक पॉइंट पे आके 20 साल के बीच में, 8-10 साल के बीच में या 12 साल के बीच में कहीं पे क्या हुआ कि आपका आपका रेंट जो है अब वो ज़्यादा हो चुका है ईएमआई से, राइट। तो आइडियली क्या होना चाहिए, जो डिफरेंस है, अब आप म्यूचुअल फंड में जो आप पैसे डाल रहे हो वो आप रेंट वाले डालोगे, राइट। मतलब कि अब आपके जो एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं, ईएमआई अगर आपने घर लिया होता तो ईएमआई आपका कम हो चुका है रेंट से, तो जो बाकी पैसे हैं वो आप म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, और वो आपको घर खरीदने के खाते में डालने चाहिए, राइट। कि ये घर खरीदने का ये बेनिफिट है कि 10 साल के बाद मैं, रेंट मेरा ज़्यादा हो चुका है, पर बके बचे हुए पैसे में अभी भी म्यूचुअल फंड या एसआईपी वगैरह कुछ कर सकता हूँ। तो वो फैक्टर को ज़ीरो कर देता है उस पॉइंट पे लाके। जब आपका रेंट जो है ईएमआई से ज़्यादा हो गया तो म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं डाल रहा है, जबकि आइडियली कुछ डालना चाहिए, और वो आपको घर खरीदने वाले कैलकुलेशन में ऐड करना चाहिए कि ये बेनिफिट्स हो रहे हैं मुझे। पहला ये। उसके बाद क्या हो रहा है, 20 साल के बाद का जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो घर का सेलिंग प्राइस कुछ एज्यूम कर लेंगे, और फाइनली म्यूचुअल फंड का एज्यूम करेंगे। और आप देखोगे तो बहुत, मतलब बस 2-3 लाख, 4 लाख का डिफरेंस है दोनों में, और 2-3 लाख से ही म्यूचुअल फंड बेटर हो रहा है इस केस में, ठीक है, उनके कैलकुलेशन के हिसाब से। और इसमें भी गड़बड़ क्या है, अब एंड में क्या गड़बड़ है कि आप घर बेच क्यों रहे हो, आप तो घर पे अभी भी रह सकते हो, राइट, बट आपको ईएमआई तो अभी भी देनी है। और वो ईएमआई आप जो म्यूचुअल फंड शुरू में लेके चले थे उससे ज़्यादा है, राइट। मतलब कि जो आपको ईएमआई, जो आपको रेंट देना है, अब वो बहुत बढ़ चुका है, राइट। और आप, अगर आपके पास घर है तो आपको रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, वो घर आपका है। तो इसमें दो थोड़ा सा उन्होंने चीज़ें मिस मिस की थी, राइट। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि, तो मुझे क्या लगता है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, देखो अगर आप घर खरीदते हो तो एक बात तो श्योर है कि आप स्टॉक से कुछ शाम टाइम के लिए बाहर हो जाओगे। मतलब आप या तो लमसम जब पेमेंट करोगे तो आप स्टॉक्स बेचोगे, आपकी जब इनिशियल ईयर्स में ईएमआई ज़्यादा होगी तो आपका म्यूचुअल फंड का एसआईपी या स्टॉक्स का एसआईपी घट जाएगा। तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मुझे लगता है इन सब का, देखिए मैं एक्यूज़ नहीं कर रहा, बट मुझे इन जनरल लगता है दे वांट एवरीबडी टू बी ड्रिवन टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। और इसका रीज़न ये है कि इनका एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह जो भी, जैसे अब 01/0 था तो ब्रोकरेज पर ही चलती है। तो वाई वुड दे वांट पीपल टू बाय होम्स, दे वुड दैट इट सूट्स देयर नैरेटिव, राइट। क्योंकि अगर लोग म्यूचुअल फंड या एसआईपी कर रहे हैं तो वो कमा रहे हैं पैसे हमेशा। और सेम विथ फिन्फ्लुएंसर्स भी, जो अंकुर वारिकू है और जितने फिन्फ्लुएंसर्स है वो सारे, उन सब का टाइप होता है, राइट। आप देखोगे कभी स्मॉल कैसा कभी ऐड कर रहा है, कभी आप स्टॉक्स, कभी इसका जीरोधा या कुछ स्टॉक्स, तो मुझे लगता है कि वो लोग उससे फंड करते होंगे, राइट। तो वो नैरेटिव वही बिल्ड करना चाहते हैं। तो लेकिन अब हम लोग ना जनरल बात करते हैं कि भाई घर खरीदने के क्या आपके फ़ायदे, अगर आपका घर अपना है तो आपको क्या फ़ायदा है, जैसे। और अच्छा, और एक और नेगेटिव पॉइंट जो सब बोलते रहते हैं कि भाई अगर आप घर खरीद रहे हो तो आप बैंक के लिए काम कर रहे हो, और ये सुन के बड़ा नेगेटिव लगता है कि घर तो आपका है ही नहीं जब तक लोन पे है, तब अच्छा हाँ, तब तक वो घर आपका है ही नहीं। तो वैसे तो आप लैंडलॉर्ड के लिए काम कर रहे हो। अगर आप बैंक के लिए काम नहीं कर रहे तो आप लैंडलॉर्ड के लिए काम कर रहे हो। आप 1 महीना रेंट नहीं, तो लैंडलॉर्ड भी आपको घर से निकाल देगा, राइट। ये तो इट इज़ ट्रू इन बोथ केसेस कि, राइट। अच्छा अच्छा, और दूसरा चीज़ जो है कि
दूसरा चीज़ ये है, जैसे वो लोग सब कोई एक बात पकड़ के बैठ गए हैं कि रेंटल यील्ड तो आपका 3% है। देखो, एक एक चीज़ और बता दूं कि देखो, मान लीजिए आपने घर खरीदा एक्स प्राइस पे, ठीक है, और उस समय उसका रेंटल यील्ड 3% है। कुछ महीनों बाद या कुछ साल के बाद उस घर का प्राइस 2x हो गया। अब उसका रेंटल यील्ड 2x का 3% है, लेकिन आपके लिए तो वो 6% हो गया, राइट। मैंने 1 करोड़ में घर खरीदा, मुझे मान लीजिए उससे रेंट आ रहा है 25,000। जब महीने कुछ साल बाद अगर 2 करोड़ का हो गया, अब मुझे रेंट आ रहा है 50,000। तो अगर आप मार्केट वैल्यू पे देखोगे कि भाई फ्लैट का दाम 2 करोड़ है और रेंट आ रहा है इससे 50,000, तो 3% है। बट जो जिस बंदे ने 1 करोड़ में खरीद लिया उसके लिए तो वो रेंटल यील्ड 6% है, राइट। तो ये जो रेंटल यील्ड वाला फंडा है ना, ये पूरी तरह ट्रू होल्ड नहीं करता है, क्योंकि आपका रेंट भी बढ़ रहा है और आपका डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, आपका फ्लैट का प्राइस भी बढ़ रहा है, राइट। तो इवन इफ रेंटल यील्ड कम है, आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आपके लिए प्राइस ऑफ द फ्लैट भी अप्रिशिएट कर चुका है। और एक और चीज़ की, रेंटल यील्ड या 3-4% है नहीं, रेंटल यील्ड उससे ज़्यादा है। एटलीस्ट जो बेंगलोर है, गुड़गांव है, जहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे रेंटल यील्ड्स काफ़ी हाई हो चुके हैं अभी, राइट। और जो, राइट, उसके बाद फिर है कि यार लिक्विडिटी, और सब बात करते रहते हैं, घर खरीद लोगे तो लिक्विडिटी चला जाएगा, लिक्विडिटी चला जाएगा। यार इतनी लिक्विडिटी का करना क्या है आपको लाइफ में? मतलब भाई आपके पास इंश्योरेंस वगैरह है, आपने 6 महीने 8 महीने का पैसा बचा लिया, तो इतनी लिक्विडिटी का क्या करना है? मार्केट भी तो कैसा गिरता रहता है। घर पे तो आप रह सकते हो, घर कितना एक फिजिकल एंटिटी है, अब घर पे आप हमेशा रह सकते हो, तो आप कैलकुलेट करो, वो ठीक है, लेकिन घर खरीदना केवल एक कैलकुलेटेड डिसीजन नहीं हो सकता। कैलकुलेटेड इन द सेंस कि केवल आप एक्सेल शीट से वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट। घर बहुत सुकून देता है, घर एक बहुत पीस ऑफ माइंड देता है, घर आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर देता है अगर आपका घर है तो। और और दूसरा चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियली घर खरीदना एक बैड डिसीजन है, मुझे लगता है फाइनेंशियली भी घर खरीदना एक बेटर डिसीजन है। आप अच्छे से करके उस पर सोच लेना। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या है कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होता है? आप जब घर खरीदते हो तो आप उसमें अच्छा इंटीरियर भी कराते हो, राइट। आप रेंटल घरों में बहुत बेसिक इंटीरियर रहता है, राइट। तो आप आपके अपने आप जाओ किसी के यहाँ जिसका अपना घर है, किसी फ्रेंड के यहाँ जाओ, उसके फ्लैट पे जाओ, आप नॉर्मली देखोगे उसने बढ़िया इंटीरियर कर रखा है, उसका उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है इससे, राइट। आप अपने हिसाब से पलंग बनवा सकते हो, आप यहाँ नहीं, आप अपने हिसाब से सोफे बनवाओगे अपने हिसाब, मतलब आप एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड एज पर योर विशेस, राइट। जो कि आप वहाँ पे नहीं कर सकते, तो ये भी तो आप इसी पॉइंट पे चाहते हो। रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिकली बेसिक चीज़ें कही जाती थी, तो आप सोचो कि आपका मकान आपका नहीं है, कोई बंदा कोई कोने में अपने आपके घर से निकाल सकता है। हाउ कैन दिस बी सो पीसफुल? आपका घर आपको पीस तो देगा ही, कि भाई ये घर तो अब मेरा अपना हो चुका है, कि है ना। अच्छा, और रेंट, ईएमआई, रेंटल, यही गाना सब कोई यही ज्ञान सब कोई देते रहते हैं, ठीक है। मैंने कुछ, एक सेकंड, और क्या है। अच्छा, और आप देखो इसमें क्या हुआ है, घर लेने का एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि आप लीवरेज यूज़ करते हो इसमें, राइट। फॉर एग्जांपल, आपका 1 करोड़ का घर है, आप 30 लाख रुपए खर्च करके, 1 करोड़ टोटल 30 लाख खर्च करके आप वो घर अपना बना सकते हो, 70 लाख लोन ले सकते हो। और जो भी अप्रिसिएशन होगा आपका, मान लीजिए 1 करोड़ का घर 1.25 करोड़ का हो गया, जो कि बहुत ईजिली हुआ है, मतलब पिछले 2 साल में घर का प्राइस 60% तो बढ़ चुका है बेंगलोर में, गुड़गांव में, ऐसे शहरों में, राइट। और इंडिया के मुझे लगता है और भी, पुणे में भी ठीक ठाक बढ़ा है, हैदराबाद में भी ठीक ठाक बढ़ा है। तो आप सोचो कि तो आप सोचो कि मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए लगाए थे 1 करोड़ के घर के लिए, और 1 साल के बाद उस घर का दाम, या 2 साल का उस घर का 1.25 करोड़ हो गया। तो अगर आपने 30 लाख लगाया, कुछ आपने ईएमआई वगैरह दिया होगा, तो एक्चुअल आप अप्रिशिएशन आपके लिए 80-90% का है, क्योंकि आपने तो 30 लाख ही लगाया ना। तो आपके पास कितना बड़ा लीवरेज है कि आप म्यूचुअल फंड में आप 1 लाख का म्यूचुअल फंड खरीदोगे या स्टॉक्स खरीदोगे, जो भी खरीदोगे, तो 1 लाख रुपये उसी बेस पर बढ़ेगा। यहाँ पर आप 30 लाख रुपए लगा रहे हो, 1 करोड़ का सामान खरीद रहे हो, और आपका अप्रिशिएशन 1 करोड़ के बेस पे हो रहा है। तो आपके और ये सब कुछ हो रहा है एक बहुत उस ज़माने में जब इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो पैसे की वैल्यू हर साल घट रही है आपके। और अच्छा, और एक और जो कैलकुलेशन सब करते हैं, 20 साल, आप किसी का भी डेटा उठा के सर्च कर लो, 20 साल तक होम लोन किसी का नहीं चलता है, सब कोई 9-10 साल में लोन चुका देते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना हाई है, पैसे की वैल्यू घट रही है। ईएमआई तो आपका कांस्टेंट हो चुका है 20 साल के लिए, रेंट तो कभी कांस्टेंट भी नहीं हो सकता 20 साल के लिए। तो आप सर्च करो, आप नेट पे सर्च करो, मुझे 9-10 साल में सब कोई अपना लोन चुका देते हैं, क्योंकि आपकी सैलरीज बढ़ जाती हैं, आपका ईएमआई कांस्टेंट है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो आप लोन चुका दोगे। आप सोचो आज से 10 साल पहले पैसे की क्या वैल्यू थी, और उतने ही पैसे की आज क्या वैल्यू, 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू थी 10 साल पहले और आज। तो ये लीवरेज का पॉइंट है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा लीवरेज है, आपका रेंटल यील्ड हाई है, और रेंटल यील्ड
आपके लिए बदल रहा है क्योंकि आपका बेस कम है, राइट? बेस नीचे आपने कम दाम में खरीदा था, फ्लैट का प्राइस बढ़ा है। तो रेंटल यील्ड आपके लिए ज़्यादा है। अगर मार्केट में 4%, आपके लिए 6% हो सकता है वो, क्योंकि आपका बेस ही कम है। करेंट प्राइस पे से आप इम्पैक्टेड नहीं हो क्योंकि आपने पहले ही खरीदा है ना? और हिस्टोरिकल एप्रिसिएशन हुआ ही है। आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है। अच्छा, और देखिए आप देखो तो रिटायरमेंट एज घट रहा है, राइट? मतलब आई डोंट थिंक, आई एम नॉट श्योर कि 60 ईयर्स रिटायरमेंट एज है आईटी सेक्टर में या फिर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में। मुझे लगता है कि, और ये बहुत कॉमन आजकल लिंक्डइन पे हर जगह चल रहा है, राइट? कि रिटायरमेंट एज आपका मे बी 48, मे बी 50 तक हो, या 45 हो, 48, 50, वट एवर। तो तो आप सोचो, अगर आपने आप आज अगर नहीं खरीदा और उस उम्र के आसपास आप हो और आपके पास घर नहीं है और आपकी जॉब जाती है, तो आप ज़्यादा परेशान होगे, क्योंकि घर ही सबसे बड़ा एक्सपेंस है। अगर आप सारे एक्सपेंसेस जोड़ोगे, कैटेगराइज करोगे, तो मुझे लगता है कि एक्चुअली है ऐसा कि घर इज़ द बिगेस्ट एक्सपेंस दैट यू विल हैव। तो अगर आपका घर है आपके पास, आपने, और मैं ये नहीं कर रहा कि आप नौकरी लगती सबसे पहले घर ही खरीद लो 25 साल की उम्र में। जब आप कंफर्टेबल हो, अपनी जॉब में कंफर्टेबल हो, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आप तब आप खरीद लो, मैं भी 30 साल। लेकिन ऐसा नहीं हो कि, लेकिन जैसे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, उनका तो लगता है कि भाई कभी घर खरीदना ही नहीं है, जब आपके पास 5 करोड़ रुपए हो जाएंगे तो खरीदना है घर, और फिर घर ही खरीदना है, राइट? तो आप एक डिसेंट एज में खरीदो, मे बी 30 साल में खरीदो, मे बी 32 में खरीदो, लेकिन घर खरीदना चाहिए। ऐसा घर ना खरीदना, एकदम लेके बैठ गए, वो सही नहीं है। और एक और चीज़, सब कह रहे हैं कि भाई घर खरीदना तो एक इमोशनल डिसीजन है। मतलब पता नहीं कहाँ से घर खरीदना इमोशनल डिसीजन कहाँ से हो गया? घर खरीदना तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। आप बताओ, एक इमोशनल आदमी तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें करेगा ना, जो तुरंत किया जा सकता है, राइट? कोई मान लीजिए SIP खरीदना, छोटा SIP करना, कुछ महीने, हर साल, हर महीने कुछ पैसे डाल देना, वो ईजी डिसीजन है। वो लिक्विडिटी आप कभी निकाल सकते हो। घर खरीदना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। तो ये अननेसेसरी बोल के इमोशनल डिसीजन, ये घर खरीदने वाले पॉइंट को नीचे करते रहते हैं। तो इमोशनल डिसीजन तो मुझे नहीं लगता। मोबिलिटी, हाँ, एक ये कहते रहते हैं कि भाई तुम्हारा मोबिलिटी नहीं है। तो देखो, मोबिलिटी ना, मुझे लगता है वो वैसे भी नहीं है। आप सोचो, अगर आप रेंट पे भी रह रहे हो, आपकी वाइफ का ऑफिस है कहीं पे, आप स्विच मार के कहीं और आपको जाना है, या फिर आपको घर बदलना है, तो ये बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं आपके पास। एक आपकी वाइफ मान लीजिए वहीं पे आसपास कहीं वर्किंग होगी, आपके बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, आप क्या क्या बदलोगे? लोग रेंट पर भी, बैंगलोर में लोग 2 घंटा ट्रैवल करते हैं, रेंट पे रहते हैं, 2 घंटा ट्रैवल करते हैं, उन्होंने स्विच मारा तो। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई, वो सही गलत है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये प्रैक्टिकली लोग कर रहे हैं, राइट? क्यों? क्योंकि भाई बच्चे का स्कूल वहाँ पर है आसपास, बीवी का ऑफिस वहाँ पर है आसपास, तो अब मैं कहाँ जाऊँ, अब कहाँ मैं इसको लेके मूव करूँगा? तो मोबिलिटी आपका उतना वैसे भी नहीं है। और अगर आपको इतना अच्छा ऑफर आ जाए कभी कि भाई मूव करना है, तो आप मूव कर दो, रेंट पे लगा दो उसको। आप जहाँ रेंट पे रहोगे, इस रेंट से उसकी वहाँ से रेंट आएगा, वो रेंट यहाँ दे देना आप। मतलब राइट, ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप बड़े शहर में ले रहे हो जहाँ रेंटल यील्ड ठीक ठाक है, और आप किसी बड़े शहर में मूव करने वाले हो, आप IT सेक्टर में हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ का रेंट आप यहाँ पे रेंट दे देना, दैट्स इट, है ना? तो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ होगा, राइट? यू हैव समथिंग टू फॉल बैक टू। तो और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात सुन के आपको घर खरीदना है बेस्ट डिसीजन है। वो मतलब घर लेना, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट बाय दैट अ पर्सन हैज़, राइट? एक नॉर्मल जो वर्किंग क्लास है, उनका सबसे महंगा चीज़ तो घर ही होता है उनके पास, राइट? तो ये डिसीजन आप लो, लेकिन केवल एक इस पे नहीं कि इन्फ्लुएंसर सारे एक ही लेके चढ़ गए हैं कि भाई EMI, रेंट पे रहना है, रेंट पे रहना है, वो नहीं। आपको, आप एक होलिस्टिकली सब कुछ सोच लो, एंड देन यू टेक अ कॉल। तो और घर खरीदने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, राइट? बात कर ही लिया हमने बहुत सारों पे। रेंटल यील्ड हो गया, मोबिलिटी हो गया, इमोशनल डिसीजन तो नहीं है। हाँ, और देखिए, इन्फ्लुएंसर्स मैंने अब कहा ही, राइट, कि हो सकता है वो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हो। आप बहुत सिंपल कैलकुलेशन ही लो, ठीक है? आप इतना सोचो भी नहीं। अगर 4% रेंटल यील्ड मानते हो, जो कि हो जाएगा आराम से इधर, और आपका फ्लैट अप्रिशिएट करता है 5% पर, तो बहुत प्यार से करता है। देखो, अब 72/R का रेशियो है, मतलब अगर R के रेट से कंपाउंडेड ग्रोथ हो रहा है, तो 72/R साल में वो पैसे डबल हो जाएंगे आपके। तो अगर मैं 5% पकड़ता हूँ, तो 75% ग्रोथ पर ईयर फ्लैट का प्राइस का अप्रिशिएशन मानता हूँ मैं। 72/5 इज हाउ मच? 14.4 ईयर्स में फ्लैट का प्राइस डबल होगा। इससे पहले डबल होता है, राइट? ये सबको पता है। इसका मतलब है कि 5% से ज़्यादा आपको एप्रिशिएशन मिलता है फ्लैट का ऑन एन एवरेज। तो आप सोचो, अगर 5% का एप्रिशिएशन इधर मिल रहा है, 4% का रेंट लग रहा है, तो 9% हो गया ना आपका रिटर्न डायरेक्ट। और उसमें आपके पास लीवरेज भी है ना? अच्छा, तो लेना अच्छा डिसीजन है। अच्छा, अब एक ये हो जाता है कि भाई लोग बहुत महंगे घर लेते हैं कि यार, मतलब एक ही घर लेना है, बहुत अच्छा लेना है, उसमें ये होना चाहिए, 3 BHK होना चाहिए, या 3 प्लस और ज़्यादा, जो भी वट एवर।
वो ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से फ्लैट ले सकते हो, राइट? एक बार वो क्लियर हो जाए तो फिर से आप ले लेना। ये किसने कहा कि भाई जीवन में एक ही घर लेना है, राइट? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 8 9 10 साल के अंदर आप लोन चुका ही दोगे, तो आप कंफर्टेबल वो घर लो। मतलब ये मत सोचते रह जाओ कि यार मतलब घर में मुझे ये भी चाहिए, सोसाइटी बेस्ट होनी चाहिए, है ना, किचन इतना ही बड़ा होना चाहिए, रूम इतना ही बड़ा होना चाहिए, ऐसे नहीं है। आप एक डिसेंट डील ले लो, और आप बाद में आप फिर से एक ले सकते हो, राइट? तो ये नहीं एकदम 0 1 में नहीं रहना कि भाई मैं या तो नहीं लूँगा या तो मैं एकदम टॉप का ही लूँगा। आपको बीच में कुछ अगर डिसेंट मिल रहा है तो वो सोचा जा सकता है। और कोई पॉइंट है क्या, मैं सोच लूँ एक बार। आई थिंक यही पॉइंट्स थे। अभी हाँ, अच्छा, और हाँ, जैसे निखिल कामत जो थे जीरो कि वो भी कहते रहते थे कि घर मत खरीदो। आप सोचो ये उनके नैरेटिव को सूट भी तो करता है कि आप स्टॉक्स में लगाते रहो पैसे। और दूसरा क्या है कि और उन्होंने घर खरीद भी लिया अपना। एक पॉडकास्ट में बोलते रहते थे कि नहीं खरीदना है पहले, फिर बाद में उन्होंने घर खरीद भी लिया। तो बहुत बड़े लोगों को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़े लोग आदमी तो जब चाहे तब घर खरीद लेगा यार, उसके लिए क्या, पैसे तो हैं, हज़ारों करोड़ की कंपनी है बंदे के पास, राइट? तो आपको आसपास के लोगों से समझना है, अपना दिमाग लगाना है, और अपने हिसाब से डिसीजन लेना है कि क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है अपना। आई थिंक यही सारी चीज़ें थी इसके बारे में। हाँ, अच्छा, और देखिए जैसे कि देखिए मैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है? मैं बस बोल रहा हूँ कि घर के भी अगेंस्ट नहीं होना है। एक मतलब, और ये ऐसा ब्रेन वॉशिंग हो जाती है, 2 ढाई ढाई साल या 3 साल पहले तक तो मुझे भी लगता था कि घर नहीं खरीदना चाहिए। मतलब इट्स अ नो ब्रेनर, क्योंकि इतना कंटेंट था इसके ऊपर और उन्होंने एकदम दिमाग खराब करके रख दिया था लोगों का। और आज मुझे लगता है अब वो थोड़ा थोड़ा वो डम डम वो टोन अब उस उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद जो फ्लैट प्राइसेस बढ़े हैं, रियल एस्टेट जो बढ़ा है, उसके बाद से उतना स्ट्रांग ओपिनियन लोगों का निकल कर नहीं आ पा रहा है। पहले तो बहुत स्ट्रांग ओपिनियन था इंटरनेट पे कि भाई घर तो खरीदना ही नहीं है। कोविड में भी चल रहा है घर तो खरीद, मतलब। और आप देखो कोविड में ही देखो, आप सब अपने घर पे ही तो थे, सब अपने घर पे ही तो थे। तो घर तो जरूरत जरूरी है लाइफ में। तो बस वैसे सोचना है आराम से। बस यही सारे पॉइंट्स है, थैंक यू सो मच।